नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बिना रुके बिना थके हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जो समय का सही सदुपयोग करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। आपने भी अपने लिए साल, 5 साल, 10 साल या अगले 25 साल के लिए कुछ न कुछ टारगेट सेट किया होगा। उसे हासिल करने के लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। उसी तरह हमारे देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो किसी भी देश के जीवन काल में 25 या 50 साल का वक्त खास मायने नहीं रखता, लेकिन जिस रफ्तार से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, उसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विकसित भारत का काउंटडाउन जारी है और हमारे पास 23 साल से भी कम का समय बचा है। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि अगले 23 साल हमारे खुद के लिए, देश के लिए कितने अहम हैं। एक एक सेकंड का सदुपयोग होना चाहिए। हमारे देश के जीवट और मेहनती लोगों ने किस तरह से दुनिया की गलतफहमी को दूर किया है। ऐसे में अगले 25 साल के बाद का विकसित भारत कैसा होगा? उसमें लोगों का रहन सहन, पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका किस तरह का होगा? विकसित भारत के शहर आज से कितने अलग होंगे? उसमें हवा पानी कैसी होगी? आज की तरह ही प्रदूषित होगी या साफ होगी? किसानी की तस्वीर कितनी बदली हुई होगी? हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भूमिका किस तरह की होगी? विकसित भारत में बुजुर्गों की स्थिति क्या होगी? भारत के एक कॉमन मैन के लिए डेवलप्ड इंडिया का मतलब क्या होगा और उसमें वो किस तरह की भूमिका निभाएगा? अगर 2025 में खड़े होकर दूरबीन से 2047 के भारत को देखने की कोशिश करें तो विकसित भारत की किस तरह की तस्वीर दिखेगी? आज भविष्य के विकसित भारत की बुलंद तस्वीर देखने और समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम विकसित भारत के विश्वकर्मा में। भारत के लोग कितने जीवट, कितने साहसी, कितने स्वाभिमानी और कितने प्रयोगधर्मी होते हैं, इसकी अनगिनत कहानियां हमने सुनी, पढ़ी और देखी हैं। जब पूरी दुनिया बंदूक तोप से जंग लड़ रही थी, तब महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया और ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आजादी के समय पश्चिम के पॉलिटिकल पंडितों ने कुछ वर्षों में ही भारत के बिखरने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन पिछले 77 वर्षों में हम न सिर्फ एकजुट हैं, बल्कि दिनों दिन मजबूत ही हुए हैं। आजादी के समय भारत की आबादी 34 करोड़ थी, जिसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, यानी हर 10 में से 8 आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा था। तब साइकिल और छाता रईसों के इस्तेमाल की चीज हुआ करती थी। आज शहरों में कार खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ रही है। सन 1947 में एक भारतीय की औसतन सालाना कमाई 274 रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। आपको पता है कि भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए अगले 23 साल में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर कहां लेकर जाना होगा? आज की तारीख में विकसित देशों में शामिल होने का एक पैमाना प्रति व्यक्ति आय भी है, जिसके मुताबिक मौजूदा समय में प्रति व्यक्ति आय 12 से 15 हजार डॉलर सालाना होनी चाहिए, मतलब 10 से 12.5 लाख रुपए। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है, उसमें 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना 15 लाख रुपए तक जा सकती है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि हमारे देश के युवा कैसे इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिसर्च कहती है कि 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 7 गुना बढ़ जाएगी, मतलब प्रति व्यक्ति कमाई करीब 15 लाख रुपए होगी। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम उम्मीद जता चुके हैं कि 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति कमाई बढ़कर 18 से 20 हजार डॉलर तक पहुंच जाएगी। अगले 23 वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय इतनी किस तरह बढ़ेगी? इसके लिए भारत को अपनी वर्कफोर्स किस तरह ट्रेंड करनी होगी, इसे अर्थशास्त्री अलग अलग लेंस से देखने की कोशिश कर रहे हैं।
विकसित भारत का मतलब होगा कि हम अमीर देशों की संख्या में पहुंच जाएं हैं। तो अमीर देश का मतलब है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो $14,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अभी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय तो $2,700 ही है, तो अभी तो काफ़ी लंबा रास्ता आगे तय करना है। इसमें बाधा ये आएगा कि जब आप उन चीज़ों को करेंगे जिससे जीडीपी जल्दी ग्रो करती है, तो कुछ लोग कहेंगे कि किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट कैसे करेंगे, उसका एक ही तरीका है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में एक यही तरीका और कोई तरीका है नहीं। दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आते बदलावों के हिसाब से भारत की एक्टिव यूथ वर्कफोर्स को इस तरह ट्रेंड करना होगा जिससे भारत की कुशल कामगारों की दुनिया के श्रम बाजारों में मांग बढ़ सके। विकसित भारत के लिए युवाओं के स्किलिंग और रीस्किलिंग पर पूरा फोकस करना होगा, जिस पर पहले से काम चल रहा है। लेबर का बहुत सारे चेंजेस हो रही है, वो तो हम मानना पड़ेगा। चेंजेस इन द सेंस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बदल रही है, और जहां शॉप फ्लोर में काम करते थे लोग, उनका भी स्किल सेट्स का, नया स्किल सेट्स का भी आवश्यकता हो रही है। इसीलिए स्किलिंग अपस्किलिंग का बहुत ही ध्यान देना पड़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आने में उन सभी चीज़ें में फेमिलियरिटी भी एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉयर। क्या हमारे एम्प्लॉय को ये सब समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उसका भी ट्रेनिंग चलने है। भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और यहाँ की कामकाजी आबादी मेहनत कर रही है, उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की मौजूदा जीडीपी $3.89 ट्रिलियन से बढ़कर $40 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम भी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगर हमारा देश 8% ग्रोथ रेट बनाए रखता है तो 2047 तक भारत $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें दुनिया की तीसरी बड़ी जीडीपी बनने के लक्ष्य के बहुत पास दिख रहा है, लेकिन दूसरे नंबर यानी चीन और नंबर 1 पर खड़े अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए अभी बहुत तेज दौड़ना होगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब देश का हर युवा खुद को दुनिया की चुनौतियों और जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगा, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए नए रास्ते आजमाएगा, जॉब मार्केट के हिसाब से हमेशा नई स्किल सीखने के लिए तैयार रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जॉब मार्केट में डायनेमिक और फास्ट लर्नर प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। ऐसे में विकसित भारत में 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस फल फूल सकते हैं। एक जो दुनिया में तेजी से होते बदलावों के हिसाब से वर्कफोर्स तैयार करें, और दूसरा एक्टिव वर्कफोर्स को क्रैश कोर्स के जरिए हर 3-4 साल में अपग्रेड और अपडेट कर सके। आज की तारीख में पूरी दुनिया में करीब 3.5 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग फैले हुए हैं। ये संख्या कई गुना बढ़ सकती है क्योंकि भारत का पूरा जोर वर्ल्ड जॉब मार्केट के हिसाब से हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर है। जब दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो कमाई के साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। अगर आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय 274 रुपए थी तो 10 ग्राम गोल्ड 90 रुपए में मिलता था। आज की तारीख में 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए 78,000 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सन 1947 में एक आदमी अपनी सालाना कमाई से जितना सोना खरीद सकता था, आज उतना सोना भी अपनी कमाई से नहीं खरीद पाएगा। ऐसे में ये हिसाब भी लगाना होगा कि 2047 तक कमाई और महंगाई के बीच का फासला कितना बढ़ेगा। 2047 तक विकसित भारत के शहर किस तरह के होंगे? क्या विकसित भारत के शहरों में भी प्रदूषण लोगों की जिंदगी के दिन कम करता रहेगा? बरसात के दिनों में शहर की सड़कों पर पानी जमा हो जाएगा, सड़क पर पार्किंग के लिए लोग आपस में लड़ते दिखेंगे। ऐसे में समझते हैं कि डेवलप्ड इंडिया के लिए हमें किस तरह के शहर बसाने होंगे, पुराने शहरों की तस्वीर किस तरह से बदलनी होगी। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, नॉर्वे का ओस्लो, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, स्विट्जरलैंड का जिनेवा, सिंगापुर, डेनमार्क का कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड का लॉजेन, यूनाइटेड किंगडम का लंदन,
फिनलैंड का हेलसिंकी, संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी जैसे शहरों की दुनिया में स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचान है। इन सभी हाईटेक और मॉडर्न शहरों की अपनी अपनी खूबी है। कहीं की आबो हवा में प्रदूषण का नामो निशान नहीं है, कहीं दुनिया का बेहतर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक सिस्टम है, तो कहीं बहुत ही मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। कहीं लोगों की सुरक्षा के सबसे अच्छे इंतजाम हैं, कहीं अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए लोगों की ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी करने का इंतजाम है। वैसे तो स्मार्ट सिटी एक नया विचार है जिसकी कोई तय परिभाषा नहीं है, लेकिन स्मार्ट शहरों का मुख्य मकसद हाई स्पीड इंटरनेट, एआई और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों की जिंदगी आसान बनाना है। आज से एग्जैक्टली 20 साल पहले मुझे याद है हमने यहाँ पे सुना था कि हमारा मुंबई भी शंघाई बन जाएगा किसी दिन। क्या चेंज आए हैं? ओनली डिटोरिएशन। सो आई फील जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, मुंबई की बात करें तो कोस्टल रोड वहाँ पे क्रिएट की गई है, लेकिन क्या हेल्थ, क्लेनलीनेस, हाइजीन, पेडेस्ट्रियनाइजेशन, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की कोई विकलांग भी आराम से चल सके शहर में, क्राइम की कंट्रोल, ये सब चीज़ें अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, इनफैक्ट खराब होती चली जा रही हैं। दुनिया के जाने माने आर्किटेक्ट दीक्षु कुकरेजा मानते हैं कि किसी भी शहर को स्मार्ट उसमें रहने वाले लोग ही बनाते हैं। भारत में भी 100 स्मार्ट सिटी बनाने के टारगेट पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी स्मार्ट सिटी दुनिया के स्मार्ट सिटी से कितनी अलग होगी? पहले से भारत के बसे बसाए शहरों को स्मार्ट सिटी में कैसे बदला जाएगा? भविष्य में वो किस तरह के दिखेंगे? इसे लेकर अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में हाईटेक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें से एक है सऊदी अरब के रेगिस्तान में बन रहा नियोम सिटी। ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। द लाइन सिटी को 170 किलोमीटर लंबा, 200 मीटर और चौड़ा और 500 मीटर ऊंचा बनाने की तैयारी है, जो दोनों तरफ कांच की दीवारों से ढका होगा। लोगों की जरूरतों से जुड़ी सभी बुनियादी चीजें महज 5 मिनट की दूरी पर मौजूद होंगी। इसमें 3 लेयर होंगे। पहला लेयर, इसमें प्राकृतिक सुंदरता और पेड़ पौधे होंगे। दूसरा लेयर यानी सर्विस लेयर में दुकान, दफ्तर, बड़े मॉल, रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तीसरी लेयर को द स्पाइन नाम से जाना जाएगा। इसमें अल्ट्रा स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जहां 20 मिनट के भीतर शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकेगा। नियोम शहर में इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होगा, जिसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। कनेक्टिविटी एसी की दुनिया की 40% आबादी महज 4 घंटे में नियोम सिटी पहुंच सकती है। तकनीक और एआई का इस्तेमाल इस कदर करने की तैयारी है जिससे द लाइन में रहने वाला शख्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से डिजिटली जुड़ा रहेगा। हालांकि पैसे की कमी की वजह से द लाइन सिटी की लंबाई को घटाकर बहुत कम कर दिया गया है। इसी तरह चाइना भी बीजिंग से 60 मील दूर जियोनगान को हाईटेक स्मार्ट सिटी में बदलने में लगा हुआ है। दुनिया में ऐसे हाईटेक स्मार्ट सिटी बनाने और बसाने पर काम चल रहा है जिसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बने। स्मार्ट सिटी में ऐसे इंतजाम होने चाहिए जिससे प्रदूषण कम से कम हो, वेस्ट मैनेजमेंट का उम्दा इंतजाम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो, इलाज के लिए बेहतर हेल्थ सिस्टम हो, लोगों की सुरक्षा के लिए हाईटेक तंत्र हो, जिंदगी आसान बनाने के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, बुनियादी ढांचे के रखरखाव का बेहतर मैकेनिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए अपनी जरूरत पूरी करता हो। कोई भी बड़ी सिटी के लिए, दिल्ली जैसी के लिए भी इश्यूज होते हैं, लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइक क्राइम कंट्रोल, लाइक unauthorized development in the city, like urban migration in the city. So all these aspects I think need to be broken down into short-term solutions, mid-term solutions and long-term solutions. There is no magic wand जिसे हम छड़ी को घुमाएं और सिटी सडनली स्मार्ट हो जाएगी। विकसित भारत में विश्व स्तर के स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई स्तर पर काम करना होगा। ऐसे में पहले से बसे बसाए शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। जिस रफ्तार से शहरों में आबादी बढ़ रही है, उसमें बहुत हद तक संभव है कि विकसित भारत के लिए कई स्मार्ट सिटी बसाई जाएं, जो पहले से मौजूद बड़े शहरों से 50 या 100 किलोमीटर की दूरी पर हों, जो अपने लिए जरूरी बिजली खुद सूरज से पैदा करें। स्मार्ट सिटी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या साइकिल का इस्तेमाल हो। घर के अंदर या बाहर गाड़ियों की पार्किंग पूरी तरह बैन कर दी जाए। पार्किंग के लिए कॉलोनी के बाहर एक जगह तय कर दी जाए। ये भी संभव है कि जिस तरह से खाने पीने की चीजों में जहरीले रसायनों का मिलावट बढ़ रहा है, जिससे नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, उससे बचने के लिए स्मार्ट सिटी के लोग अपनी जरूरत का अनाज और सब्जियां खुद उगाएं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। डेवलप्ड इंडिया में लोग सेहत और फिटनेस को लेकर बहुत सतर्क दिख सकते हैं। 2047 तक देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में महिलाओं की भूमिका में बड़े बदलाव की उम्मीद है। आजादी के समय देश की ज्यादातर महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बेटी के रूप में थी। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का चलन तेजी से आगे बढ़ा है, उसकी धमक हर सेक्टर में महसूस की जाने लगी है। ऐसे में विकसित भारत में महिलाओं का हर क्षेत्र में टॉप टू बॉटम आधे से अधिक संख्या में दिखना तय है। पिछले एक दशक में पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में बेटियों ने अपनी धाक का एहसास करा दिया है, चाहे वो फाइटर जेट उड़ाना हो या फिर समंदर की निगहबानी। दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र में फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान मोर्चा संभाल चुकी हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में 11,000 से अधिक महिलाएं सरहद की हिफाजत में तैनात हैं। इसी तरह केंद्रीय अर्धसैन्य बलों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। साल 2014 में सीएपीएफ में जहां 15,499 महिलाएं थीं, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 42,190 तक पहुंच गई। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में अभी भी भारत के लेबर फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। एक स्टडी के मुताबिक भारत की 32.8% महिलाएं ही लेबर फोर्स में शामिल हैं और 67.2% बाहर हैं। मैं एक बार एक बैंक सखी को मिला, सब बैंक सखियों से बात कर रहा था, तो एक बैंक सखी ने कहा वो गांव के अंदर रोजाना 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का कारोबार करती है। तो मैंने कहा कैसे? नहीं, बोले सुबह 50 लाख रुपया लेके निकलती हूं। मेरे देश के गांव में एक बेटी अपने थैले में 50 लाख रुपया लेकर के घूम रही है, ये भी तो मेरे देश का नया रूप है। ऐसे में अगले 23 वर्षों में दफ्तर से दुकान तक, बिजनेस से पॉलिटिक्स तक, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर या उनसे अधिक संख्या में दिख सकती हैं। 2047 तक हमारे देश की आबादी में 20 करोड़ का इजाफा होने की उम्मीद है। मतलब आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत की आबादी 1 अरब 60 करोड़ तक जा सकती है, जिसमें बुजुर्गों की हिस्सेदारी 33 से 35 करोड़ के बीच होगी, यानी आज से डबल। ऐसे में विकसित भारत में बुजुर्गों का इलाज, उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रोजी रोटी के चक्कर में युवाओं का देश विदेश में माइग्रेशन बढ़ेगा। इससे बुजुर्ग आबादी का बड़ा हिस्सा तन्हाई में जिंदगी काटने के लिए मजबूर होगा। ऐसे में विकसित भारत में लग्जरी, सुपर लग्जरी, सामान्य कैटेगरी के वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ सकती है, जिसमें लोग अपनी जेब के हिसाब से जिंदगी के बाकी दिन हंसी खुशी गुजार सके। विकसित भारत में कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव दिखना तय है। इस क्षेत्र में बिना क्रांतिकारी बदलाव के 2047 तक विकसित भारत बनना असंभव है। आजादी के वक्त हमारे देश की आबादी में 80% लोगों की आजीविका का साधन खेती था, जो अब घटकर 42% पर आ गया है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 18% के आसपास है। ऐसे में विकसित भारत के लिए लोगों की खेती पर निर्भरता कम करते हुए 5% के नीचे लाना होगा। गांवों के विकास से विकसित भारत का संकल्प जरूर साकार होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के मुताबिक भारत में एक किसान परिवार की 2021-22 में सभी स्रोतों से महीने की कमाई 13,661 रुपए है, जिसमें खेती से कमाई सिर्फ 4,476 रुपए है। हमारे देश में अभी भी
40% से अधिक लोगों की आजीविका का साधन खेती है। समय के साथ खेतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। वहीं छोटे खेत के बाद भी हमारे किसान खेतों में नया प्रयोग करने से हिचकते रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो हमें खेती और किसानी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सके। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे पहले खेती से लोगों की निर्भरता कम करनी होगी। इससे खेतों का आकार बढ़ना तय है। दूसरा, प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करने होंगे। तीसरा, पारंपरिक खेती के साथ अधिक कमाई के लिए नया रास्ता चुनना होगा। चौथा, पढ़े लिखे युवाओं को खेती से जोड़ना होगा, जो खेती को पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब की तरह ले। इससे भविष्य में भारत के खेतों में मल्टी लेयर फार्मिंग दिख सकती है, मतलब एक खेत में 2 या 3 लेयर की खेती। गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, गन्ना के साथ ड्रैगन फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, कीवी, मशरूम की खेती भी बड़े पैमाने पर दिख सकती है। विकसित भारत में एग्री टूरिज्म के फलने फूलने की पूरी संभावना है, जहां शहरों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को खेत घुमाने ले जाएंगे। आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक विकसित भारत बनाने में विश्वकर्मा की भूमिका में जोश से लबरेज एक एक नागरिक होगा। 1776 में आजाद हुआ आज का सुपर पावर अमेरिका जिस मुकाम पर खड़ा है, उसे यहां तक पहुंचने में 200 साल से अधिक का समय लगा। पर जीवट और हमेशा जोखिम लेने और तैयार मेहनती भारतीयों ने आजादी के 7 दशकों में ही बहुत कुछ हासिल किया है। ये भारतीयों के खून में दौड़ता हौसला ही है जिसने कईयों को शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया, जिनके संघर्ष और कामयाबी की बुलंद कहानियां हमारी युवा पीढ़ी को ऊंची उड़ान का हौसला दे रही हैं। ये कुछ कर गुजरने का हौसला ही है कि भारतीय दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां चला रहे हैं, बिजनेस से पॉलिटिक्स तक में अपनी दमदार पहचान बनाते जा रहे हैं। 1970-80 के दशक में यूपी बिहार के गरीब किसान पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कुदाल और कलम दोनों चलाने की ट्रेनिंग देता था। बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए उनके खेत और गहने बिकते भी देर नहीं लगते थे। बाद में कुदाल कलम के साथ कंप्यूटर भी जुड़ गया। आज उसी जीवट, हौसला और बुलंद सोच का कमाल है कि गरीब परिवारों से निकले बच्चे बड़ी संख्या में IAS, IPS जैसी नौकरियों में सेलेक्ट हो रहे हैं। यूपी के बलिया से बिहार के बेगूसराय तक छोटे गांवों के सामान्य परिवारों के बच्चे IIT, IIM से पास आउट होकर दुनिया की दिग्गज कंपनियों के ऊंचे पदों पर जॉब कर रहे हैं। कामयाबी की बुलंदियों पर खड़े ऐसे कई युवाओं के माता पिता का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऐसा है कि वो न तो ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, न कभी उन्होंने हवाई जहाज में सफर किया है, लेकिन अपने त्याग और हौसले से एक ऐसी जुझारू पीढ़ी को खड़ा किया जो विकसित भारत को गढ़ने के लिए सही मायनों में विश्वकर्मा की भूमिका में है। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।